बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अनम कासिम और आप देख रहे हैं द रियल वर्ल्ड हिस्ट्री। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म और मालूमात में इजाफा फरमाए, आमीन। नाजरीन, 10 अप्रैल 1912 बुध का रोज 11:45 का वक्त, दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज RMS टाइटैनिक जो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। इस जहाज़ में बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इमिग्रेंट्स और एक्टर्स सवार हैं। इस जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ हैं जो 62 साल के हैं और अपनी फील्ड में 40 साल का तजुर्बा रखते हैं। नाजरीन, इस टाइटैनिक जहाज़ को लेकर लोगों में बहुत एक्साइटमेंट थी, ख़ास तौर पर उसमें सवार पैसेंजर्स में। ये दुनिया की सबसे पहली बड़ी शिप थी जो 269 मीटर लंबी और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची थी। इस शिप में हैरान कर देने वाली लग्जरीज को इस्तेमाल किया गया था। उन्हीं वक्तों में इस शिप को तैयार करने की कॉस्ट $7.5 मिलियन आई थी, जो कि आज के $400 मिलियन के बराबर है। नाजरीन, इस शिप के अंदर की फैसिलिटीज, डेकोरेशन और एनवायरनमेंट किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ देती थी, जिनमें 2 ग्रैंड स्टेयरकेस, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, स्टेन्ड ग्लास मिरर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक बाथ, टर्किश बाथ, एक स्क्वाश कोर्ट, एक जिम, 2 बार्बर शॉप, एक लाइब्रेरी और 4 रेस्टोरेंट शामिल थे। इसके अलावा टाइटैनिक के अंदर इस्तेमाल किए गए यूनिक सेफ्टी फीचर्स की वजह से इस जहाज को अनसिंकेबल भी कहा जाता था, यानी एक ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप A.S. फ्रैंकलिन ने ओपनली क्लेम किया था कि टाइटैनिक शिप तो अनसिंकेबल है। नाजरीन, जैसे ही ये जहाज अपने पहले सफर पर रवाना हुआ, उसके 2 ही दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली आइस वार्निंग को रिसीव करता है, क्योंकि ये जहाज अटलांटिक ओशन में सफर कर रहा था जिसमें बड़े बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ थे और इस जहाज के लिए बहुत बड़ा खतरा भी थे। नाजरीन, यहाँ हम आपको बताते चलें कि जब जहाज समंदर में सफर करते हैं तो वो अपने आसपास वाले जहाज़ों से रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और मुसलसल इन्फॉर्म करते रहते हैं कि समंदर के इस एरिया में कितनी बर्फ मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह टाइटैनिक को भी आसपास के जहाज़ों से रेडियो के थ्रू वार्निंग्स रिसीव हुई कि आगे बहुत ज़्यादा बर्फ है और ध्यान से आगे बढ़ा जाए। टाइटैनिक ने वार्निंग रिसीव होते ही 2 दफ़ा अपने कोर्स को भी बदला ताकि इस खतरे से बचा जा सके, लेकिन स्पीड कम नहीं की और मुसलसल 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती रही। नाजरीन, 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 नई वार्निंग्स रिसीव होती हैं, जिनमें बताया जाता है कि इस रास्ते पर जिस रफ्तार से टाइटैनिक जा रहा है वहाँ आइसबर्ग्स हैं जो कि खतरा है इस जहाज के लिए। लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स ने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और स्पीड कम नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई और सबसे बड़ी बात ये थी कि 14 अप्रैल को चांद भी नहीं निकला था, जिसकी वजह से कोई मून लाइट नहीं थी और यही वजह रही कि विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। नाजरीन, जहाज के अगले हिस्से पर एक क्रोज नेस्ट होता है जो काफी हाइट पर होता है और यहाँ पर एक क्रू मेंबर को बिठाया जाता है ताकि वो इस चीज का ध्यान रखे कि अगर कोई सामने से जहाज, बर्फ का पहाड़ या ट्रैफिक हो तो फौरन बता दिया जाए। उस रात 11:39 पर इस क्रोज नेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक क्रू मेंबर बैठा था। फ्रेडरिक ने अपने सामने अचानक से बहुत बड़ा आइसबर्ग देखा जो हाइट में बहुत ऊंचा था। फ्रेडरिक ने 3 दफा बेल बजाई और फिर फोन कॉल की कि जहाज को फौरन लेफ्ट की तरफ मोड़ा जाए। ब्रिज पे मौजूद पहले ऑफिसर विलियम ने कॉल सुनते ही इंजन रूम को फौरन जहाज लेफ्ट साइड पे मोड़ने की इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सिर्फ 1 ही मिनट बाद 11:40 पर जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। नाजरीन, टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराया वो लेंथ में 200 बाय 400 फीट था, यानी एक अंदाजे के मुताबिक एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और हाइट में वो क्रोज नेस्ट से भी ऊंचा था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस आइसबर्ग का वजन तकरीबन 1.5 मिलियन टन्स था। टाइटैनिक के राइट साइड से बो का हिस्सा इस आइसबर्ग से टकरा गया और 10 सेकंड्स तक इस आइसबर्ग से रगड़ता चला गया। इस चोट ने शिप की मेन बॉडी में बड़े बड़े होल्स बना डाले।
नाजरीन, टाइटैनिक के आइसबर्ग के साथ टकराव के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और इस जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू ने फौरन इस बात का जायजा लिया कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है। जायजे के बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट दोनों ही शॉक हो गए, क्योंकि टाइटैनिक की मेन बॉडी में बड़ा शिगाफ था, जिसकी वजह से जहाज के जल्द ही डूब जाने का भी खतरा था। डबल बॉटम हल यानी डबल लेयर वाली मेन बॉडी और 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, इतने ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के बावजूद भी ये जहाज डूबने के खतरे से ना बच सका। जैसे ही जहाज के हल में शिगाफ बना, 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स फौरन ही पानी से भर गए, जिसका मतलब ये था कि अब जहाज को डूबने से किसी सूरत भी नहीं बचाया जा सकता। नाजरीन, इस हादसे के 20 मिनट बाद यानी 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर को रेडियो डिस्ट्रेस कॉल का ऑर्डर दिया, ताकि अगर कोई आसपास के जहाज तक रेडियो सिग्नल्स पहुंचे तो वो उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाए। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने कंटिन्यूसली सिग्नल्स को भेजना शुरू कर दिया। तकरीबन 20 से 22 मिनट बाद आरएमएस कारपीथिया जहाज का रेडियो इन सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है। उसका ऑपरेटर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करते ही अपने जहाज के कैप्टन को टाइटैनिक की तरफ मोड़ने का कहता है, ताकि इसमें मौजूद लोगों को बचाया जा सके। नाजरीन, आरएमएस कारपीथिया टाइटैनिक के नज़दीक तो था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर के फासले पर, यानी अगर वो फुल स्पीड से भी आए तो उसे टाइटैनिक के पास पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे लग जाएंगे। तब तक बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट्स और फ्लेयर्स चलाते रहे, ताकि आसपास अगर कोई और जहाज उनको देखे तो फौरन मदद के लिए पहुंच जाएं। कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया कि पैसेंजर्स को फौरन इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन जहाज के अंदर मौजूद लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, इसीलिए ये डूब भी नहीं सकता, क्योंकि वाइट स्टार लाइन कंपनी ने ही अपने एड्स और कमिटमेंट्स में ये बार बार क्लेम किया था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है। नाजरीन, यही वजह थी कि इस जहाज को अनसिंकेबल मानते हुए 2200 लोगों की कैपेसिटी वाले जहाज में भी सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गईं, जिनमें तकरीबन 1200 लोग ही सवार हो सकते थे। प्रायोरिटीज के मुताबिक प्लान किया गया कि पहले बच्चों को बचाया जाएगा। पहली लाइफ बोट जो नीचे पानी में उतारी गई, उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी होने के बावजूद सिर्फ 28 लोगों को बिठाया गया और आधी लाइफ बोट को खाली छोड़ दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता चला गया और जहाज टिल्ट होने लगा। अब तक तो पैसेंजर्स ने भी रियलाइज करना शुरू कर दिया था कि ये जहाज तो डूब जाएगा। इसी वजह से पैनिक में आकर लोगों ने हलचल मचा दी। तकरीबन रात के 1 बजे तक जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में इतना पानी भर गया कि जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज के पीछे वाले प्रोपेलर्स पानी से बाहर आ गए। जहाज का टिल्ट ज्यादा होने की वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और लाइफ बोट्स के लिए भी लड़ने लगे। लाइफ बोट्स की शदीद कमी की वजह से बहुत कम लोग ही उनमें पूरे आ सके। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट भी टाइटैनिक से नीचे उतार दी गई, लेकिन जहाज में अभी भी तकरीबन 1500 लोग बाकी थे। नाजरीन, इस जहाज से जिंदा बच जाने वाले आई विटनेसेस के मुताबिक तकरीबन 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब गया। जहाज में मौजूद तमाम लोग मारे गए। बहुत से लोगों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की कि शायद तैरकर किसी किनारे को छू लिया जाए, मगर पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से वो लोग भी फौरन मारे गए। कैप्टन स्मिथ भी अपने आखिरी लम्हे तक इस पोजीशन पर जहाज को कंट्रोल करते रहे और जहाज के साथ ही डूब गए। कैप्टन स्मिथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। नाजरीन, दूसरी तरफ आरएमएस कारपीथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला था, वो टाइटैनिक के डूब जाने के तकरीबन 1 घंटा बाद यानी 3:40 पर टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाइफ बोट्स में मौजूद तमाम लोगों को आरएमएस कारपीथिया ने सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया। नाजरीन, अनसिंकेबल टाइटैनिक के इस हादसे ने बहुत से सवालिया निशान छोड़ दिए। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई। कई इन्वेस्टिगेशंस के बाद बहुत सी नई बातें भी सामने आईं, जिसने लोगों को हैरान कर दिया।
नाजरीन, इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे पहली बात सामने आई वो ये थी कि उस रात टाइटैनिक के नज़दीक RMS कारपीथिया के अलावा एक और जहाज़ SS कैलिफोर्नियन भी था जो सिर्फ 37 किलोमीटर के फासले पर था। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से तकरीबन 1 घंटा पहले टाइटैनिक को जो लास्ट आइसबर्ग वार्निंग रिसीव हुई थी वो भी SS कैलिफोर्नियन से ही रिसीव हुई थी। SS कैलिफोर्नियन के रेडियो ने टाइटैनिक को इन्फॉर्म किया था कि बहुत ध्यान से आगे बढ़े, आगे आइसबर्ग्स हैं। इस मैसेज के बाद कैलिफोर्नियन जहाज़ समंदर में ज़्यादा आइसबर्ग के ख़तरे की वजह से आगे नहीं बढ़ा और उस रात के लिए वहीं रुक गया था। इसीलिए इस जहाज़ के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो भी ऑफ कर दिया। यही वजह थी कि रेडियो ऑफ होने की वजह से कैलिफोर्नियन जहाज़ भी टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर पाया और मदद के लिए नहीं पहुंचा। नाजरीन, जिंदा बच जाने वाले पैसेंजर्स ने बताया कि कैलिफोर्नियन जहाज़ टाइटैनिक के इतना नज़दीक था कि उसे जहाज़ के डेक से देखा जा सकता था। इसीलिए पैसेंजर्स को तसल्ली दी गई थी कि SS कैलिफोर्नियन जहाज़ उनको बचाने के लिए फौरी पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन ने तब भी तवज्जो न दी जब टाइटैनिक से रॉकेट्स और फ्लेयर्स चलाए गए। कैलिफोर्नियंस के कुछ क्रू मेंबर्स ने इन रॉकेट्स को देखकर अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन इन रॉकेट्स को ये सोचकर इग्नोर कर दिया गया कि टाइटैनिक में शायद कोई पार्टी वगैरह चल रही है, क्योंकि वो अपने पहले सफ़र पर गामज़न है। अगले दिन जब सुबह इस जहाज़ का रेडियो ऑन किया गया तो बहुत सारी डिस्ट्रेस कॉल्स रिसीव हुई। ये जहाज़ लोगों को बचाने के लिए फ़ौरन वहां पहुंचा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें वहां सिर्फ उन लोगों की डेड बॉडीज तैरती हुई मिली जो पानी में डूब गए थे। पहली इन्वेस्टिगेशन में SS कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को ब्लेम किया गया, लेकिन और इंक्वायरीज में ये भी बताया गया कि इतने बड़े हादसे में सिर्फ स्टैनली लॉर्ड को ही ब्लेम नहीं किया जा सकता। इस डिज़ास्टर के पीछे और बहुत सारी रीजंस थी। नाजरीन, सबसे पहले तो इस जहाज़ में लाइफ बोट्स बहुत कम रखी गई थी, क्योंकि टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने ये क्लेम किया था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, इसीलिए इतनी ज़्यादा लाइफ बोट्स की ज़रूरत नहीं है। फिर कैप्टन स्मिथ ने सेफ्टी ड्रिल को भी कैंसिल कर दिया, यही सोचकर कि ये अनसिंकेबल जहाज़ में सेफ्टी ड्रिल की क्या ज़रूरत है। इस डिज़ास्टर की अगली बड़ी वजह स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचसन की गलती थी। जब रॉबर्ट हिचसन को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि सामने आइसबर्ग है, फौरन जहाज़ को लेफ्ट साइड पे मोड़ा जाए, तो उसने पैनिक में आकर मैसेज को मिसअंडरस्टैंड किया और जहाज़ को लेफ्ट साइड पे मोड़ने की बजाय राइट साइड पे मोड़ दिया और फिर बाद में लेफ्ट साइड की जानब मोड़ा। इसलिए जहाज़ जल्द ही आइसबर्ग से टकरा गया। नाजरीन, सबसे बड़ी गलती जो ब्रिटिश इंक्वायरी में सामने आई वो ये थी कि इतनी सारी आइस वार्निंग्स मिलने के बाद भी टाइटैनिक जहाज़ की स्पीड को कहीं पे कम नहीं किया गया। एक थ्योरी के मुताबिक टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस ने टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को फोर्स किया था कि कंपनी का प्रेशर और रेप्यूट बनाने के लिए जहाज़ की स्पीड को किसी सूरत भी कम ना किया जाए और 6 दिन के अंदर अंदर इस सफ़र को ख़त्म किया जाए, ताकि ये जहाज़ दुनिया का सबसे महंगा, बड़ा और तेज़ तरीन जहाज़ होने का रिकॉर्ड कायम कर सके। नाजरीन, इन्वेस्टिगेशंस में ये बात खुलकर सामने आई कि 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कैप्टन स्मिथ ने जोसेफ ब्रूस को खुद जाकर दिखाया कि ये लगातार आइस वार्निंग्स रिसीव हो रही हैं, इसीलिए स्पीड को कम कर लेते हैं। लेकिन जोसेफ ने उस पेपर को लेकर अपनी पॉकेट में छुपा लिया ताकि क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को पता न चल जाए और स्पीड को कम न करना पड़े। यही गलती इस हादसे की सबसे बड़ी वजह भी साबित हुई। नाजरीन, इस हादसे ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी पर बहुत से सवालिया निशान छोड़ दिए, जिसके बाद कंपनी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स सेट किए ताकि आइंदा ऐसे किसी भी हादसे से बचा जा सके। इस बड़े डिजास्टर के बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी की ट्रीटी साइन की गई, जिसमें सफिशिएंट लाइफ बोट्स, मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स और क्रू मेंबर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग और ड्रिल्स जैसे स्टैंडर्ड्स को भी सेट किया गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद 70 साल तक इसको समंदर की तह में ढूंढा जाता रहा। बिलाखिर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेड और एक फ्रेंच ओशियनोग्राफर ने 3800 मीटर समंदर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला।
नाजरीन, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि जिंदा बचने वाले आई विटनेसेस के मुताबिक लोगों ने जहाज को 2 टुकड़ों में तकसीम होते देखा। समंदर की गहराई में भी ये जहाज 2 अलग अलग टुकड़ों में मिला और दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर्स के फासले पर मिले। टाइटैनिक का बहुत सारा मलबा ओशन इन्वायरमेंट की वजह से खराब होकर गायब हो चुका था। नाजरीन, 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान किया, जिसमें उसने बताया कि इसकी हर चीज़ ओरिजिनल टाइटैनिक जैसी बनाई जाएगी। मगर मॉडर्न शिप्स और टेक्नोलॉजी की आ जाने की वजह से लोगों ने इस प्रोजेक्ट की तरफ कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर नहीं की। नाजरीन, तमाम तर तहकीकात हो जाने और तमाम वजूहात जानने के बाद आज भी लोगों में टाइटैनिक को लेकर फैसिनेशन और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये हादसा तमाम शिप कंपनीज और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत बड़ा सबक बन गया। नाजरीन, ये थी टाइटैनिक के डिज़ास्टर की मुकम्मल कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली ऐसी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।